हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं सांसदीय समितियां। सांसदीय समितियों से संबंधित पहले आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि प्रीवियस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तर है 1991 में हुई थी नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत। अगला है कि वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो उत्तर है प्राक्कलन समिति, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। अगला है कि संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर क्या है? प्राक्कलन समिति है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो उत्तर है 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। तो उत्तर है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। अगला है कि कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। तो कौन करती है? ये करती है लोक लेखा समिति। महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करने वाली कौन होती है? लोक लेखा समिति होती है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उत्तर है नियम समिति का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे करती है? ये करती है लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति। अगला है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। तो ये दोस्तों कहाँ से चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। आप तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में लोक लेखा मतलब प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। तो उत्तर है लोक लेखा समिति होती है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति। अगला है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता कौन है दोस्तों? ये थे PC चाको थे 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चंस। इसके बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो उत्तर है भाग 4 में है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब क्या होता है? जब होता है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्वेश्चन देखिएगा, आपको ज़रूर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा इस टॉपिक से। अगला है कि संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय होता है संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो उत्तर है 10 वर्ष कम से कम एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय में, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो उत्तर है 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रह सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो उत्तर है 65 वर्ष होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत करने का आदेश कौन जारी करता है। तो उत्तर है राष्ट्रपति जारी करता है न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है
कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो उत्तर है 2,80,000 रुपये मिलता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो उत्तर है 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को। अगला है कि किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो उत्तर है 7 थी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या। अगला है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अब 30 नहीं है, संख्या बढ़ गई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उत्तर है संसद के पास होती है न्यायालय में न्यायाधीशों की वृद्धि करने हेतु। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श लेता है? तो उत्तर है ये लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। अगला है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन भरेगा? तो करेगा ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, जब उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों ना हों। अगला है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो उत्तर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप न्यायाधीश थे ये, और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उस समय क्या था, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित थे। अगला है कि क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो उत्तर है किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है ये संसद को प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? उत्तर है ये अपने अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है कि भारत में न्यायपालिका है? तो उत्तर है दोस्तों ये स्वतंत्र है भारत की न्यायपालिका। अगला है कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो उत्तर है एकीकृत है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, अब इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं इनको भी देख लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उत्तर है संसद में निहित है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने हेतु शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं संसद के पास होती है। अगला है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो कहाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है दोस्तों मूल आधिकारिकता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के न्याय क्या है उच्चतम न्यायालय की शक्ति कैसी दोस्तों, ये मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो उत्तर दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऐसा कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों जो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो उत्तर है अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ये क्या है दोस्तों, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के
अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप लोग देखिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, मैं सही वाला बता रहा हूँ। यह दोस्तों मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। कौन सा है? जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना उद्गम देश है। तो लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ? तो उत्तर है यूएसए में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद को। अगला है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति कानूनी मामलों में। अगला है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। कब दोस्तों बनाया गया है? अनुच्छेद 143 के तहत बनाया गया था उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री। अगला है कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? तो उत्तर है कि पहली बार मामलों की सुनवाई की योग्यता होती है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो उत्तर है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। अगला है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आई है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्ति दोस्तों कहाँ से आई? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तब कब देता है? तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी वो दे सकता है। जरूरी नहीं कि मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो कौन बन सकता है? केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद के मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? किसने कहा था ये कहा था केशवानंद भारतीवाद में कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उत्तर है हीरालाल जे कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा? तो उत्तर है वाईवी चंद्रचूड़ जो थे सर्वाधिक लंबी समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था इन्होंने। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो उत्तर है कमल नारायण सिंह, ये सबसे कम समय के लिए रहे, और वाईवी चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय के लिए। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उत्तर है फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। अगला है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 129 है, ये न्यायालय को अभिलेख न्यायालय प्रदान करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा बिल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उत्तर है उस समय न्यायमूर्ति थे PN भगवती। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो उत्तर है कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं कब? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर ये हटाए जा सकते हैं भारत के न्यायाधीश। अगला है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उत्तर है भारत की संसद के पास होता है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार।
अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों के वेतन किससे आहरित होते हैं? तो उत्तर है संचित निधि से आहरित होते हैं जजों के वेतन। और दोस्तों अब इस वीडियो में आप लोगों को बस इतने ही क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब जो शेष क्वेश्चन हैं मैं अगले पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बस आप लोगों से यही सहयोग चाहिए। आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।